जी स्टूडेंट, तो ओपैम के हवाले से जो हमारा पहला टॉपिक है वो करैक्टरिस्टिक्स था, और उसके बाद जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो कब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है। एम्पलीफाई तो ये करेगा ही करेगा, सिग्नल को, जो आप सिग्नल इसको देंगे उसको ये एम्पलीफाई करेगा, लेकिन इन्वर्टिंग कब करेगा और नॉन इन्वर्टिंग कब करेगा, तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। तो इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका इन्वर्टिंग और ये इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और ये इसका क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। तो जब भी हम इसको लगाते हैं किसी सर्किट में, तो इसको बाइस्ड करते हैं। जैसे आपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस किया था, इसी तरह इसकी भी बाइसिंग करते हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स तो नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है इसकी बाइसिंग, क्योंकि किसी भी डिवाइस को अगर आप जो है वो ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, उसको बाइस्ड करना पड़ता है, उसको कुछ वोल्टेज देने पड़ते हैं। तो ये जो दोनों वोल्टेज हैं ये इसके बाइसिंग वोल्टेज हैं, जो इसको इस काबिल बनाते हैं कि ये काम कर सके। ओके, हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करना है, तो इसलिए हम इसके साथ जो इनपुट है वो हम दे रहे हैं कहाँ पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये क्या करेगा, सिग्नल को इन्वर्ट करेगा। ये मैं टॉपिक आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका एक मकसद है कि आप इसके मैकेनिज़्म को समझ सकें, और ये बड़ा लिमिटेड से टॉपिक है इस चैप्टर में। जब आपको मैकेनिज़्म समझ आ जाएगा तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को पढ़ के उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको ज़रा डिटेल से आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वी इनपुट लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी। इस रेजिस्टेंस का मकसद ये है कि जब इसमें से करंट गुज़रे तो ये उसको लिमिटेड वे में आगे जाने दे। ऐसे नहीं है कि जितना ये सोर्स करंट दे और यकदम इस डिवाइस में चला जाए, नो, ये रेजिस्टेंस इसको क्या करेगी, कंट्रोल। ओके, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड। इस पे हम कोई भी सिग्नल नहीं देंगे, ग्राउंड का मतलब है ज़ीरो वोल्टेज। ओके, एक और हम जो है वो रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये क्या है, R2। तो इसके लगाने का मकसद ये है कि एम्पलीफायर जो है वो कोई भी एम्पलीफायर आप ले लें, वो फीडबैक के बगैर काम नहीं करता। फीडबैक के पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसमें से आप यूँ समझ लें कि अगर आप एक सिग्नल को बार बार जो है वो एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फीडबैक के ज़रिए उसको इनपुट जब आउटपुट में जाएगा उसको दोबारा फिर इनपुट में डाल दिया जाएगा, वो फिर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस से गुज़र के क्या हो जाएगा, अपने आप को एम्पलीफाई कर लेगा। तो इस तरह से फीडबैक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा एम्पलीफायर की बजाय एक ही एम्पलीफायर को इस काबिल बना देता है कि आप उसमें से बार बार सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें। बहरहाल ये इसका एक तरीक़ाकार है इसको यूज़ करने का, तो आप सब लोगों को इसकी अच्छी तरीके से अब समझ आ गई होगी। R1 और R2 दो एक्सटर्नल सर्किट रजिस्टर्स हैं, जिसमें R1 जो है वो इसको कंट्रोल करती है और R2 जो है वो फीडबैक करती है। अब हम इसका जो है वो क्लोज्ड लूप गेन निकालेंगे। अब आप देखें ये पहले की तरह ओपन लूप गेन नहीं रहा, अब ये क्या हो चुका है, क्लोज्ड लूप गेन। अब हम इसका फाइंड करेंगे। अब ये क्लोज्ड है, मतलब इसके अंदर आपने मुख्तलिफ़ तरह की रेजिस्टेंस लगा दी हैं। आप रेजिस्टेंस की जगह पे कुछ और भी लगा सकते हैं, बहरहाल हमें अपनी सिलेबस को फॉलो करना है। तो देखें, जो करैक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी थी वो ये थी कि वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर मैं सपोज़ करूँ यहाँ से करंट I1 पास हो रहा है, तो इधर से करंट जो है वो नहीं गुज़रेगा, सारे का सारा करंट जो है वो इस तरफ चला जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए I2 कहता हूँ। तो पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है उसके मुताबिक जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है, I1 किसके बराबर होना चाहिए, I2 के। I1 जो था वो इनपुट करंट था और I2 जो है वो आउटपुट करंट है। तो इनपुट करंट बराबर होगा आउटपुट के, इसके इनपुट टर्मिनल के दरमियान कोई भी करंट नहीं बहता। तो नेक्स्ट क्या थी, अब देखें हमने सेकंड टर्मिनल को ज़ीरो कर दिया, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, ज़ीरो पे।
अगर ये ज़ीरो पे है तो इसका मतलब ये भी ज़ीरो पे है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आप v पॉजिटिव को ज़ीरो करते हैं तो v नेगेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी ज़ीरो पे चला जाएगा। अब यहाँ पे वी आई पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पे वी आई हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे भी ज़ीरो है। इस रेजिस्टेंस से पीछे पीछे सारे ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और यहाँ पे क्या है, वी आउट। तो अब हम इसका वी आउट ओवर वी इन निकालना चाह रहे हैं। तो अब आप देखें I1 करंट बराबर है I2 के, तो आप लिख सकते हैं वी आई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई R1। आपको पता है v जो है वो किसके बराबर है, आई आर के, और जो i है ये किसके बराबर है, v ओवर r। और इसको आप चेंज इन v लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख लें वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई आर, या फिर आप इसकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये दो जगह का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, इस पोटेंशियल में से इसको माइनस किया और इसको आर पे डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद ये ज़ीरो है, मैंने वी आई माइनस ज़ीरो किया था, इसीलिए यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या है, वी नॉट। तो आप लिखेंगे ज़ीरो माइनस वी नॉट डिवाइड बाई R2। तो इसको सॉल्व करें, वी आई ओवर R1 आ गया और ये माइनस वी आउट ओवर R2 आ गया। तो यहाँ से अगर आप इसको इसका रिज़ल्ट निकालें तो वी आउट ओवर वी इन जो है वो माइनस R2 ओवर R1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका गेन आ गया इन अ क्लोज लूप। और ये जो गेन है ये किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस R2 ओवर R1। माइनस साइन ये ज़ाहिर करता है कि जो आउटपुट सिग्नल है वो वी इन के साथ 180 डिग्री पे फेज शिफ्ट के साथ आएगा, मतलब ये इन्वर्ट करेगा। और ये जो इसका क्लोज लूप गेन है ये डिपेंड करता है R2 और R1 पे। R2 और R1 जो है ये मैंने अपनी तरफ से दो रेजिस्टेंस इसके साथ लगाई थी, इसलिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्लोज लूप जो है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, ये इंटरनल किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये MCQs भी आ चुका है, और MCQs की स्टेटमेंट क्या थी, MCQs ये था कि ये जो क्लोज लूप है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली ऑन एक्सटर्नल रजिस्टर्स। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है दो दफ़ा, और इसका मतलब क्या है कि जो क्लोज लूप के अंदर गेन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो ओनली डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स। थैंक यू।